चलिए, हम आधुनिक काल के इतिहास में पढ़े थे कि यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे हुआ, है ना? तो मैंने एक कारण आपको बताया था, कैसे इनका आगमन हुआ। मार्को पोलो की घटना मैंने बताई आपको, चीन यात्रा बताया मैंने उसका। इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया कि यूरोपीय स्थिति उस समय क्या थी, और उसके बाद जो है मैंने भारत में आने वाले 3 जो कंपनियाँ हैं, उनकी कंपनी की स्थापना और उसके साथ जो है व्यापारिक कोठियों का निर्माण कब किया गया था, इसके बारे में डिटेल बताया था। इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था पुर्तगाली आगमन कैसे हुआ, है ना? उसके बाद दूसरा पुर्तगाल के बारे में मैंने बताया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में, याद रखिएगा। 1498 में जब है कंपनी की स्थापना हुई, एस्तादो दा इंडिया, ये कंपनी का नाम था, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी का नाम था, है ना, एस्तादो। इसके बाद याद रखिएगा व्यापार प्रशासन इसका स्टार्ट हुआ, है ना। सबसे पहले गवर्नर जो है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा आता है, डी अल्मीडा, है ना। डी अल्मीडा जो है पहला गवर्नर, इसको बोलते हैं फ्रांसीसी, है ना, या फ्रांसीसी जो है डी अल्मीडा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे फ्रांसीसी नाम कैसा था? जितने गवर्नर लगभग अल्फांसो या फ्रांसीसी, इस प्रकार के नाम इनके आते हैं, याद रखिएगा, है ना। दूसरा है अल्बुकर्क, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क का नाम याद रखिएगा, ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। अल्बुकर्क आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो है तीसरा है नीनो दी कुन्हा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है अल्फांसो डिसूजा के बारे में मैंने बताया था, है ना। इसके साथ पादरी आया हुआ था, फ्रांसिस्को जेवियर, है ना। और एक क्रेस्टो के बारे में बताया था, जोआ डी क्रेस्टो। इसके द्वारा जो है किसके क्षेत्र को जीता गया था, इसके बारे में, है ना। चलिए, पुर्तगाली योगदान मैंने बताया था आपको कि इनके मध्य जो है क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बातें हैं, है ना। और साथ ही साथ याद रखिएगा इन लोगों ने क्या क्या डेवलप कर लिया था, या फिर क्या क्या हमें दिया है। तो भारत में जो है जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती मुख्य ऐसे चीजें हैं जो भारत में प्रचलित हुई, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे डच के बारे में। डच कैसे आए या डच कौन थे, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो नीदरलैंड है ना, यहाँ के लोगों को हम क्या बोलते हैं, डच कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान के जो नीदरलैंड के लोग हैं, या पहले उसको हॉलैंड कहा जाता था, है ना। तो हॉलैंड के क्षेत्र के लोग, या फिर वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे उन्हें हम डच या डच यूरोपियंस कहते हैं, ठीक है। अब इनका जो थोड़ा संबंध है उसको समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि डच जो है ना, दूसरे नंबर पर आने वाले भारत के यूरोपीय लोग हैं, है ना। तो जब इनका आगमन होता है ना भारत में या भारत की तरफ, तो ये क्या करते हैं, भारत में तो दूसरे नंबर पर, यहाँ पर मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यूरोपीय आगमन में डच दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी बनाने में किस नंबर पर आते हैं, तीसरे तीसरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बात आपके माइंडसेट में सेट होना चाहिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आने का बात होगा तो 1595 के आसपास जो है ये आने की बात होगी, और जब कंपनी बनाने की बात होगी तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पर कंपनी बनाते हैं। ये डिफरेंस क्यों है, इसी को समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है, यहां से जब ये लोग आते हैं, है ना, मैप में हम देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिएगा। तो जब इसी प्रकार से दिख रहा है आपको ये डेन, इधर वाला डेनिस वाला हिस्सा, है ना। तो यहां से लेकर जब ये दक्षिण की तरफ आते हैं, इधर से होते हुए आते हैं, तो कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है ना, ये यहाँ पहुंचने के बजाय इधर पहुंच जाते हैं। या देखिएगा ये वाला इंडोनेशिया वाला हिस्सा, है ना, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के सुमात्रा वाले हिस्से पहुंच जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा डच भारत पहुंचकर, है ना, भारत पहुंचकर वहां से तुरंत, क्योंकि ये जहां पहुंचते हैं वहां से पुर्तगाली पहले पहुंचे हुए थे, है ना। पुर्तगालियों का स्थिति देखकर जो है ना, इनका जो मन है थोड़ा सा टूट जाता है। यानी कि आप जैसे ये कहते हैं कि आज मंदिर में जो है बनेगा, खिचड़ी बनेगा, आप पहुंचते हैं और पहुंचने के साथ पता चलता है कि खिचड़ी खत्म हो चुका है वहां पर, तो फिर मन थोड़ा खराब हो जाता है ना। तो वैसे ही जो है इनके लिए क्या हुआ कि ये यहाँ से भारत के क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो है ना, क्योंकि दूसरे नंबर पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के साथ जो है ये क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए और इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं। इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ से जो है इनका व्यापार स्टार्ट हो जाता है। तो व्यापार की स्टार्टिंग इनकी इंडोनेशिया से हुई थी, याद रखिएगा, है ना। डचों का जो व्यापार था वो कहां से स्टार्ट हुआ था, इंडोनेशिया क्षेत्र से। और किस चीज का व्यापार करते थे ये, मसाले का, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत से किस प्रकार का व्यापार करेंगे, तो कपड़े का। ये दोनों डिफरेंस पूछा था, याद रखिएगा, कि पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार जो है ना मसाले का, कहां से, भारत से होता था, लेकिन डचों का व्यापार कहां से होता था, सुमात्रा क्षेत्र से या इंडोनेशिया से होता था। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ था। चलिए, तो देखिएगा डच भारत में आगमन के दूसरे यूरोपियन रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात और, इनको याद रखने की, डच को जो है ना सिर्फ 3 लाइन याद करना है। मैं इस पे 3 लाइन पर टिक करूंगा, आप वही 3 लाइन याद रखिएगा। डच से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है। बस 3 लाइन ध्यान रखिएगा, इसके 3 लाइन पर ही फोकस करना है ना। जैसे पुर्तगालियों में 3 गवर्नर पर फोकस करना है, वैसे इसके 3 लाइन पर फोकस करना है ना। कभी इसकी कंपनी का नाम नहीं पूछता, कभी कौन आया कौन गया, हालांकि नहीं पूछता है, बट 3 लाइन जब मैं बोलूंगा तो आप उस 3 लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ना कि डचों का जो एंट्री हुआ इस क्षेत्र में,
आपको ध्यान रखना है कि डचों की जो एंट्री मानी जाती है, इस क्षेत्र में डचों की एंट्री मानी जाती है, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है ना? प्रथम डच पूछा जाता है कि कौन है जो प्रथम डच आया हुआ था, तो नाम याद रखिएगा, कार्नेलिस प्रथम डच, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ये पहला डच है जो भारत में इसका आगमन हुआ था, है ना? इसका नाम पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्नेलिस डी हाउटमैन, याद रखिएगा, कार्नेलिस डी हाउटमैन ये व्यक्ति है, याद रखिएगा, प्रथम डच है ना? तो इसने क्या किया था, ये भारत के क्षेत्र से होते हुए कहां पहुंच गया, सुमात्रा पहुंच गया। तो ध्यान रखिएगा, यही वो व्यक्ति है जो भारत से होते हुए सुमात्रा, जगह का नाम है बांटेन, और सुमात्रा क्षेत्र पर पहुंचा था। तो पहला डच जो भारतीय महाद्वीप में आया था, याद रखिएगा, है ना? इसका नाम याद रखिएगा। अब जब ये आया तो याद रखिएगा, इसका टाइमिंग कभी कभी पूछा जाता है ना? तो 95 इसका टाइमिंग है, 95-96 लगभग ऐसा कहा जाता है। प्रथम डच कार्नेलिस डी हाउटमैन जो बांटेन और सुमात्रा क्षेत्र में पहुंचा था पहली बार, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इन लोगों के द्वारा पूछा था कि कौन सी कंपनी इन लोगों ने बनाई थी, है ना? कंपनी का स्थापना कब किया था, तो याद रखिएगा 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। अच्छा, कंपनी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये क्या घटना थी कंपनी के संबंध में। तो जब ये पहली बार आता है ना, तो उसके बाद जो है ये मसाले की जो बिजनेस है या व्यापार है, वो सुमात्रा क्षेत्र से करता है। ठीक है, और फिर जाकर जो है भारत की तरफ आते हैं ये लोग। तो भारत की तरफ आते हैं तो इनको जो है ना, दो चीजें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनको व्यापार व्यापार में मसाला नहीं चाहिए था, क्योंकि मसाला इनको मिल रहा था पहले से। ठीक है, इनको मिलता है कपड़े, है ना, सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र का व्यापार करना चालू करते हैं भारत के साथ। तो भारत का सूती वस्त्र उठाते हैं, यूरोप लेके जाते हैं, सुमात्रा से मिर्च मसाला उठाते हैं और वहां से लेके जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो है इनका व्यापार मसाले के लिए और सूती वस्त्र के लिए दोनों से चलने लगता है। इसके संबंध में जो है इन्होंने कंपनी बनाई थी, याद रखिएगा, 1602 में, जिसे कहा जाता है वीओसी, है ना? कंपनी का नाम है, याद रखिएगा, वीओसी। ये वीओसी कंपनी क्या है, तो देखिए, वेरिंग दे, कंपनी का नाम है वेरिंग दे ओस्ट, वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ठीक है, तो इसको याद करने से अच्छा है आप वीओसी याद रखिएगा, है ना? वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये कंपनी था, याद रखिएगा। और इसके तहत जो है कंपनी को एक चार्टर भी मिला, है ना? चार्टर का मतलब एक डील साइन मिला इसको, और इसके तहत जो है कंपनी भारत में आकर संधि कर सकती थी, किसी के साथ लड़ाई या युद्ध करने की क्षमता थी इसके पास, है ना? किसी प्रकार का, हर प्रकार के मामले जो है ना, कंपनी को फ्री दे दिए गए थे चार्टर के तहत, है ना? मैंने आपको बताया था जब भी कोई कंपनी भारत की तरफ आएगा तो उसको एक चार्टर मिलता है वहां के राजा के द्वारा, कि कंपनी के पास क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। तो कंपनी भारत में जब आएगा तो युद्ध कर सकेगा यहाँ पर, कंपनी जब भारत के क्षेत्र में आएगा तो युद्ध करने के साथ साथ संधि कर सकेगा अपने पावर से, है ना? व्यापार कर सकेगा, धन इकट्ठा कर सकेगा, और वो सारी सुविधाएं अपने आप में मेंटेन कर पाएगा जो उस चार्टर में लिखा रहेगा। ठीक है, तो कंपनी को इस प्रकार का चार्टर मिला, और चार्टर जो है के तहत जो है कंपनी ने भारत में आगमन अपना स्टार्ट किया, और भारत से कंपनी स्थापित होने के बाद, ध्यान रखिएगा, ये सारी कंपनी कहां स्थापित हो रही है, उनके देशों में, है ना? 1602 में उनके देश में स्थापित हुआ, और वो कंपनी यहाँ पर आई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कंपनियां हमारे यहाँ डचों की कंपनियां जो है 1602 के बाद एंट्री मिल गया उनको। ठीक है, अब जैसे ही भारत आती है ये कंपनियां, इनको कुछ चीजें मिलती है, और देखिएगा वो 3 लाइन क्या क्या है वो पूछा जाता है। पहला लाइन इसमें से आपको ये याद कर लेना है, हाउटमैन का नाम याद रखिएगा, पहला डच यात्री भारत के क्षेत्र में आया हुआ था, हाउटमैन, याद रखिएगा, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, अब इसे देखिएगा, इससे तहत जो है बहुत सारी कंपनियां आई, है ना? सभी कंपनियों ने मिलकर अब एक संयुक्त रूप से कंपनी स्थापित किया। ये कंपनी सिंगल पहली कंपनी जो है, ठीक है? उसके बाद जब संयुक्त कंपनी आएगी ना, तो उसका नाम अलग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, संयुक्त कंपनी क्या है, जब छोटी छोटी कंपनियां आपस में मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस कंपनी को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये कंपनी वो कंपनी है जो बहुत सारी कंपनियां मिलकर या छोटी छोटी कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनी थी, है ना? कभी नाम नहीं पूछता, कभी कोई मतलब ही नहीं है इन कंपनियों से। बस आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपकी कॉपी में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए बस। ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए इनके महत्व क्या थे या इनकी उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ये किस प्रकार का किस क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, या व्यापार में कौन सा क्षेत्र नियंत्रित करते थे, तो कपड़े वाला, है ना? कपड़े वाला क्षेत्र जो है नियंत्रित करते थे। मसाले के लिए किस पर आश्रित थे, सुमात्रा पर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। पिछली बार जो है ना, जब टीचर का एग्जाम हुआ था, टीचर का जब एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था, यानी व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि कंपनियों के आगमन पूछता है, और आगमन का सीक्वेंस इसी के तहत याद आता है कि डच जो है पहले सुमात्रा चले गए थे, इसलिए लेट हो गए थे। ठीक है, लेकिन आए तो पहले ही थे, याद रखिएगा। चलिए, तो देखिएगा कंपनी की उपलब्धि क्या है। उपलब्धियां, है ना, कंपनी का प्रशासन या व्यापार। जब भी ये पूछा जाएगा तो कंपनी का प्रशासन और उपलब्धियां जब पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बताया था आपको कि कंपनी ने फैक्ट्री कहां पर लगाई थी सबसे पहला, कब लगाई थी? 1605 में, कहां पर? मछलीपट्टनम, है ना, ये तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, मद्रास के पास। ठीक है, मछलीपट्टनम, याद रखिएगा, पूर्वी तट इसे कहा जाता है ना। तो इसके संबंध में जब भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, तो कोरोमंडल पूछा जाता है कि कोरोमंडल में सबसे पहली कंपनी किसने लगाई थी, है ना। इतना सरल नहीं पूछेगा कि मछलीपट्टनम में किसने लगाई थी, वो पूछता है कि कोरोमंडल में कंपनी सबसे पहली बार किसने लगाया था, तो याद रखिएगा, ठीक है, डचों ने लगाया था। अब पहला फैक्ट्री स्थापित हो गया इनका, है ना। उसके बाद दूसरा जो है, इनका मुख्यालय पूछा जाता है। तो पहले तो मुख्यालय मछलीपट्टनम ही था, बाद में जो है नागपट्टनम को जो है इन लोगों ने मुख्यालय बनाया था, नागपट्टनम। ठीक है, मुख्यालय बना लिया गया। अब उसके बाद जो है भारत पर जो है भारत से वस्त्रों का निर्यात का श्रेय डचों को मिलता है पहली बार, याद रखिएगा, है ना। भारत के जो वस्त्र थे उनको एक्सपोर्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है वो सिर्फ डचों को दिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने किया था, भारत के कपड़े विदेशों में जाके बेचना। ठीक है, मसाले पुर्तगालियों ने स्टार्ट कर दिया था, तो ये याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने, पहला श्रेय पुर्तगाली को जाता है, किसको? मसाले के लिए, और कपड़ों के लिए जाता है डचों को। ठीक है, इसके अलावा जो है इन लोगों ने काफी फैक्ट्रियां बनाई थी, है ना, कोरोमंडल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में कई फैक्ट्री बनाई थी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि सूती वस्त्र के लिए जो है ना, इनको इतना ज्यादा पूछा जाता है सूती वस्त्र के जुड़ा मतलब चीजों से, तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार के सूती वस्त्र, है ना। एक सूती वस्त्र बेचते थे ये वस्त्रों के प्रकार है, याद रखिएगा। दूसरा सोरा, सोरा वस्त्र, है ना, जैसे सूती वस्त्र होता है वैसे सोरा वस्त्र होता है, याद रखिएगा। और उसी प्रकार जो है एक और नाम आता है नील का। अब कपड़े हैं तो चमकाने भी पड़ेंगे, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से जो है इनका निर्यात 3 चीजों में होता था मेनली भारत से। एक सूती वस्त्र में, कपड़ों के लिए, सोरा वस्त्र में, और तीसरा नील के लिए। और नील भी किसके लिए? कपड़ों के लिए। ठीक है, इसका व्यापार करते थे ये। ठीक है पहली बार जो है भारत में वेतनभोगी औद्योगिक कर्मी रखे गए थे, यानी कॉमर्शियल लेवल पर जो है ना एम्प्लॉय कभी नहीं रखे गए थे हमारे यहाँ। ये पहली बार था कि डचों ने जो है पहली बार अपने उद्योगों में जो भी एम्प्लॉय रखे थे वो वेतनभोगी रखे थे, सैलरी में जो है वेतनभोगी रखा करते थे, उनको सैलरी दी जाती थी, है ना। मतलब कॉलोनाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उनको घर, उनको वेतन देना, उनका रख रखाव करना, वो सब स्टार्ट किया था इन्होंने, है ना। तो याद रखिएगा, पहली बार औद्योगिक कर्मी जो है ना, औद्योगिक कर्मी का मतलब होता है जब आप कमर्शियल लेवल पर किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप औद्योगिक कर्मी कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, डचों ने स्टार्ट किया था पहली बार वेतन देना। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो फैक्ट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं कि डचों के संबंध में याद रखना है, कॉटेज सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? कॉटेज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, डचों ने स्टार्ट किया था। कॉटेज सिस्टम क्या होता था? जैसे आज कोऑपरेटिव सिस्टम जिसको कहते हैं आप, है ना, सहकारिता क्षेत्र, तो सहकारिता की शुरुआत जो है ना इन लोगों ने किया था अपनी कंपनी में, जहां पर अलग अलग लोग मिलकर पैसा लगाकर कंपनी का वहां पर शेयर खरीदते थे या फिर प्रोडक्ट खरीदते थे और जाकर वहां पर यूरोप में बेच देते थे। कॉटेज सिस्टम कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ध्यान रखिए, कॉटेज सिस्टम मतलब सहकारिता। क्लियर है ना, कॉटेज सिस्टम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सहकारिता सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया था डचों के द्वारा। इसके अलावा जो है इनके फोर्ट का नाम याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के फोर्ट, लेकिन मेनली इनके फोर्ट भी याद रखिएगा कि इन लोगों ने फोर्ट कहां कहां पे बनाए थे, है ना। पहला जो है गैल्ड्रिया,
दुर्ग या फोर्ट, गैलरिया दुर्ग, ध्यान रखिएगा पुलिकट के पास है ये, है ना। आंध्र प्रदेश और आपका जो तमिलनाडु है इसके बॉर्डर पर पड़ता है ये, है ना। और उसके बाद जो है दुर्ग, गुस्ताउस दुर्ग, ये चिंसुरा में आता है, चिंसुरा। ये दोनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिएगा। गैलरिया दुर्ग जो है ना केवल पूछता है कि किस कंपनी या किस देश के द्वारा जो है भारत में फोर्ट बनाया गया था, है ना। तो याद रखिएगा डच पूछेगा केवल, वो नहीं पूछेगा कहाँ बनाया गया था। बहुत ज्यादा डीप या इंपॉर्टेंट पेपर है तो याद रखिएगा वो जगह का नाम पूछ सकता है। तो इस ये कहाँ बनाया गया, पुलिकट में, और ये बनाया गया चिंसुरा में, ठीक है, याद रखिएगा। इनके बाद जो है पेगोडा सिक्के का प्रचलन, पेगोडा सिक्के, है ना, ध्यान रखिएगा पेगोडा सिक्के जो होते हैं ये स्वर्ण सिक्के होते हैं, यानी सोने के सिक्के का प्रचलन इन लोगों ने याद रखिएगा यहाँ पर करवाया था भारत के क्षेत्र में, अपने अपने खासकर अपने एरिया में, ठीक है, पुलिकट के एरिया में स्वर्ण सिक्के या पेगोडा सिक्के का प्रचलन इनका था। ठीक है, और अंत में याद रखिएगा इन लोगों ने पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से बाहर कर दिया था, समुद्री व्यापार से बाहर कर दिया, यही इंपॉर्टेंट था। बस ध्यान रखिएगा इसमें क्या याद करना है, पहला आप फैक्ट्री का नाम जो कि उधर याद करते हैं वो याद रख लीजिएगा। दूसरा आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया था, ये याद रखिएगा, है ना, कार्नेलिस हाउटमैन का नाम याद रखिएगा, दो हो गया। और तीसरा याद रखिएगा इनका फोर्ट का नाम आपको याद रखना है। बस ये तीन चीजें याद रखना है इसमें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और याद रखिएगा कि डचों को भारत से भागना क्यों पड़ गया, या डच जो है इनका पतन कैसे हो गया भारत में, ठीक है। तो इसके बाद जब अंग्रेजों की एंट्री होती है तो इनके मध्य काफी लंबा युद्ध चलता है ना। और एक युद्ध जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद रखिएगा बेदरा का युद्ध, है ना। ये पूछा जाता है कि किसके किसके मध्य हुआ था, इसको आप हेडिंग मतलब एक डाल दीजिएगा पतन, और लिख लीजिएगा 1759 बेदरा का युद्ध, जहां पर अंग्रेज और डचों के मध्य युद्ध होता है और डच हार जाते हैं और उसके बाद अंग्रेज जो है कंट्रोल कर लेते हैं पूरे एरिया को, ठीक है। तो याद रखिएगा 1959 में बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखें इसी को याद रखिएगा, मतलब अगर सिर्फ दो लाइन चुनना पड़े कि डचों के इस टॉपिक में दो लाइन याद करना पड़े तो याद रखिएगा पहला डच यात्री कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला, और दूसरा बेदरा के युद्ध, बस ये दो सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कभी एक्सेप्शन को केस आता है तो वो पूछेगा फोर्ट को, गैलरिया फोर्ट और गुस्ताउस फोर्ट, ठीक है। चलिए तो क्या कारण था डचों के पतन का, मैं जल्दी से तुम आपको बताता हूँ, उसको लिखेंगे नहीं सिर्फ सुनते हैं। देखिएगा तो डचों के पतन का कारण में सबसे पहला कारण था कि इनकी नौसेना जो है ना उतनी ज्यादा धीरे धीरे कमजोर हो गई, है ना। पहला तो क्या किया इन्होंने, आते के साथ जो है पुर्तगाली समुद्रियों में जो है ना समुद्र का जो क्षेत्र से जहां पर पुर्तगालियों का पावर था वहां पर आकर लोगों ने अपना कंट्रोल बनाना चालू कर दिया, है ना, पुर्तगालियों को भगाना चालू कर दिया, पहला केस। इससे क्या हुआ, इनकी नौसेना कमजोर होने लगी। दूसरा जो है इनके अफसर जो थे ना वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, पैसा खाना चालू कर दिया, है ना। तो जैसे ही आप किसी कंपनी में पैसा खाना चालू कर देते हैं तो कंपनी लॉस में चली जाती है, ठीक है। तो दूसरा कारण ये मुख्य कारण हुआ, भ्रष्टाचार हो गया और उसके बाद उपहार लेना चालू कर दिया कंपनी ने, ठीक है। तीसरा कारण था याद रखिएगा जहां पर इन लोगों ने ज्यादा ध्यान किस पर देना चालू कर दिया, इंडोनेशिया पर ध्यान देने लगा, तो भारत कमजोर होने लगा इसका, ठीक है। और चौथा हुआ इसका बेदरा का युद्ध जहां पर इसका फाइनलाइज हो गया सब कुछ, तो याद रखिएगा 1759 में बेदरा का युद्ध, याद रखिएगा, है ना। तो डच की कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है, ध्यान रखिएगा। है छोटा सा टॉपिक, बस शर्त है कि आपको दो बातें याद रखना होगा, पहला डच यात्री नाम याद रखिएगा, दूसरा बेदरा का युद्ध जाने वाला टाइम, आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनियां, है ना। यहां से हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश कंपनी को। जिसे कहते हैं आप ईस्ट इंडिया, आपको पता है एक्चुअल नाम ये नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना इसका एक्चुअल नाम नहीं है, इसका नाम बहुत बड़ा है जिसको मैं पढ़कर सुना सकता हूँ आपको, है ना, क्योंकि ये नाम ही ऐसा कुछ है। चलिए तो आप देखिए इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द इंडीज, ईस्ट इंडीज, है ना, ये कंपनी का नाम था। तो उसको बाद में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, क्या लिखिएगा, है ना। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, इसका प्रारंभिक नाम क्या था, दी गवर्नर एंड
कंपनी, है ना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, है ना, ये पूरा कंपनी का नाम है, जो कभी नहीं पूछेगा जब तक आपको कोई ऐसे लिखने के लिए ना बोल दिया जाए, है ना, क्योंकि आप ओएमआर सीट पे सिर्फ गोला मारते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ये लंबा कंपनी का नाम नहीं पूछेगा कभी, ठीक है। अब कभी आपसे पूछा जाए कि पहला व्यक्ति कौन था, ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत आया था, है ना, तो बताइए मुझे जल्दी से, अगर आपको नाम पता है तो, कि पहला ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत आया था। हाँ, फॉक्स। जब बोला जाएगा कि सबसे पहला कंपनी का आदमी कौन आया था, तो नाम अलग होगा, केवल बोला जाएगा कि पहला व्यक्ति कौन आया था, पैर किसने रखा पहला, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन वाली वैल्यू को पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में वास्को डी गामा आ जाता है, कभी कभी दूसरा नाम आ जाता है ना, क्योंकि पहली बार जब हम जब भी बोलेंगे पहला व्यक्ति, तो हमारे दिमाग में कौन जाएगा, वास्को डी गामा चल जाता है ना, ऐसा होगा गलती, लेकिन ध्यान रखिएगा, और कई बार जो है ना, आप कहानी सुनेंगे तो हॉकिंस का नाम सुनेंगे, है ना, कि ब्रिटेन व्यक्ति आया था और ऐसा हुआ, लेकिन वो कौन है, हॉकिंस कौन है, वो जो है ना, कंपनी का आदमी है, और कंपनी का आदमी होने के कारण जो है वो दरबार में पहला जाएगा, तो पूछा जाएगा जहांगीर के दरबार में पहला व्यक्ति कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस, कंपनी का व्यक्ति जो जहांगीर के दरबार में गया पहली बार। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत पे ऐसा उतर कर समुद्र के ऐसा कूद कर पहली बार कदम किसने रखा, ठीक है, तो मिल्टन हाउल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में यही मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। 1599 में जो है जॉन याद रखिएगा, ठीक है, मिल्टन हाउल, ठीक है, तो इसने जो है, ये पहला ब्रिटिश यात्री है जो भारत जल मार्ग के माध्यम से आया था, है ना, याद रखिएगा, 1599 में ये आया था, 1599 में आया था, ठीक है। अब व्यापारिक पत्र के बारे में आपको याद होगा कि एलिजाबेथ जो है ना, इस समय महारानी थी ब्रिटेन की, है ना? उसने जो है व्यापारिक पत्र दिया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये डेट एक्चुअल डेट है, लेकिन हम कहां से पढ़ते हैं, 1600 से, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। तो इस समय जो व्यापारिक पत्र मिला था कि वो जो है कंपनी, है ना, इस दिन से जो है एलिजाबेथ जो है, महारानी एलिजाबेथ 15 साल के लिए जो है ना, उनको टेंडर देती है कि अब, अच्छा, एलिजाबेथ ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि एलिजाबेथ का भी शेयर जो है उस कंपनी में था, याद रखिएगा, है ना, उस कंपनी में एलिजाबेथ का भी शेयर था, तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा जो है ना, उसने फीचर्स दिए हुए थे, तो ट्रेड के लिए जो है भारत के क्षेत्र में या पूरब के क्षेत्र में वो कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, इस प्रकार का व्यापारिक पत्र दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो ये कभी पूछा जाता है कि व्यापारिक पत्र जो है कंपनी को किसने दिया था, तो एलिजाबेथ ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, इसने दिया था व्यापारिक पत्र। अब जब व्यापारिक पत्र दिया तो फिर लोगों का दिमाग जुड़ने लगा, है ना। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, होता क्या है, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तो कौन आ जाता है, चार्ल्स द्वितीय आता है। अब चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, यहां से अपने एक व्यक्ति को, हॉकिंस को, ठीक है। अब देखिए 1603 में ध्यान रखिएगा, है ना, और हॉकिंस पहुंचता है कब, 1605 के बाद, है ना, ध्यान रखिएगा, 1603 में जो है कौन बन गया, चार्ल्स बन गया है। उसके बाद जो है वो भेजता है किसको, भारत में भेजता है, किसको, हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस नाम है, याद रखिएगा, 1605 के बाद। और यहाँ पर जहांगीर आ चुका होता है, 1603 में अकबर था, याद रखिएगा, है ना, अकबर की मृत्यु 1605 के बाद हो जाती है, तो याद रखिएगा जहांगीर आ जाता है। तो ये जो पत्र लेकर आता है ना, किसके नाम का लेकर आता है, अकबर के नाम का, और कहाँ लेके चला जाता है, तो फिर जहांगीर जब उस पत्र को पढ़ता है ना, तो बोलता है इसके लिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अब्बू जान तो ऊपर में है ना, पॉसिबल कैसे है, कैसे जहांगीर, तो इस सारे मामले को देखकर जहांगीर ना पहले भगा देता है हॉकिंस को, ठीक है। लेकिन नूरजहां, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान रखिएगा, है ना, तो ऐसे में हॉकिंस ने क्या किया, जो नूरगुट था ना, नूरगुट आपको याद है,
आपने इतिहास में पढ़ा नूरगुट के बारे में, है ना? जहाँ पर नूरजहां की माता, नूरजहां के पिता, उसके भाई, है ना? और शाहजहां, ये सब एक गुट में रहते थे। उसको बोलते हैं नूरगुट, है ना? तो नूरगुट जो था ना, इसको खुश किया किसने? हॉकिंस ने, है ना? हॉकिंस ने गिफ्ट दिया, है ना? तो गिफ्ट देने के बाद जो है ना, नूरजहां ने जहांगीर से हॉकिंस के बारे में बात किया, और तब जाकर जो है हॉकिंस को जो है एक प्रकार से मनसब मिल गया। मैंने बताया था 400 मनसब मिला था इसको, 400 मनसब का, है ना? इसको उपाधि दिया गया था अंग्रेजी का, है ना? तो ध्यान रखिएगा, बस एक फैक्ट है, हालांकि इतिहास में इसको पढ़ा जाता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जगह नहीं होता, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा कि अकबर का पत्र लेकर आया था जहांगीर के दरबार में कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो पहली बार तो जो है जहांगीर ने मना किया था, लेकिन नूरगुट को मनाने के कारण जो है, नूरगुट जो है ना, ध्यान रखिएगा, नूरजहां का एक गुट था जिसमें उसके माता पिता शामिल थे। मतलब एक प्रकार से उस टाइम पर जो है ना, जहांगीर के शासन तरीकों को कौन चला रहा था? नूरजहां चला रही थी। तो नूरजहां के कहने पर जो है जहांगीर ने इसको 400 मनसब का जो है उपाधि, अंग्रेजी का उपाधि दे दिया, और साथ ही साथ जो है इसको आज्ञा पत्र दे दिया कि तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, और इस प्रकार से व्यापार मिल गया इनको, ठीक है? तो हॉकिंस को जो है पहली बार जहांगीर के दरबार में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, पहले बार वो व्यक्ति थे, है ना? तो इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाता है कि हॉकिंस ने किसके नाम का पत्र लेकर आया था और किसके दरबार में पहुंचा था, ये इतना ही पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिएगा इसके बाद जब ये पहुंचता है, तो चूंकि जागीर मिला था, 400 मनसब का जागीर मिल गया था उसको, है ना? तो इसका मतलब ये है कि वो व्यापार के नाम पर जो है ना, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं था। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हॉकिंस ने पूरा कंट्रोल कर लिया, अच्छा खासा उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं हुआ था। फिर इस यहाँ पर जो है ना, सर थॉमस को भेजा जाता है, ठीक है? थॉमस रो, याद रखिएगा, मतलब हॉकिंस के बाद कौन आया था? थॉमस रो आया था, याद रखिएगा। दूसरा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, पहला हॉकिंस का नाम, दूसरा थॉमस रो का नाम, है ना? तो ये 1615 में पहुंचता है, याद रखिएगा, है ना? 1500, माफ कीजिएगा, 1615 में, 1615 में पहुंचता है, ठीक है? बाद में आता है, हॉकिंस के बाद में आता है, ठीक है? तो ये जब दूध बन के पहुंचता है, दूध तो आप सभी जानते हैं दूध क्या होता है, एम्बेसडर एक तरीके का, है ना? तो कोई भी देश आपस में संधि करने के लिए एक दूसरे से, आज भी देखिए जैसे एम्बेसडर होते हैं, दूसरे देश जाते हैं, बात करते हैं, संधि करते हैं, है ना? उसी प्रकार ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही है। तो इस प्रकार से जो है हॉकिंस पहले दूध बंद कराता है, फिर उसका टॉमस रो आता है। टॉमस रो जब आता है तो उस समय जो है, याद रखिएगा, जेम्स प्रथम का जो टाइम लाइन होता है ना, इस टाइम पर आता है, जेम्स प्रथम का दूध बनकर आता है, ठीक है? पूछा जाता है ये किसका दूध था? जेम्स फर्स्ट का दूध, ठीक है? और इसने जो है, याद रखिएगा, एक तरीके से कारखाने लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, है ना? अब यहीं से कारखाने लगाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। हालांकि कारखाना इन लोगों ने बनाना चालू कर दिया, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कारखाना बनाने के संबंध में मैंने एक बात बताई थी इनके बारे में, है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1608 में जो है ना, इन लोगों ने कारखाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, जहांगीर से जैसे तैसे करके आगे ले लिया था, ठीक है? फिर इनसे पंगा हो जाता है ना? और पंगा हो जाता है तो सूरत का काम रुक जाता है, और इससे पहले जो है मुसलीपट्टनम का स्टार्ट हो जाता है। और मुसलीपट्टनम का जो है ना, जैसे पूछा जाएगा आपसे कि अंग्रेजों ने कारखाना या फैक्ट्री जो है सबसे पहले कहाँ बनाना स्टार्ट किया था, तो सूरत में। लेकिन पहला कंप्लीट कहाँ हुआ था? तो मुसलीपट्टनम में। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा और कहीं पर नोट करके जरूर लिख लीजिएगा कि अंग्रेजों का कारखाना स्टार्ट हुआ था सूरत में पहले बनना, लेकिन जहांगीर से किसी प्रकार का जो है अनबन होने के कारण जो है, ये सूरत का जो फैक्ट्री है उसको रोक दिया गया था बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले ही जो है मुसलीपट्टनम का फैक्ट्री जो है बनकर तैयार हो गया 1611 में, याद रखिएगा। तो 1608 सूरत का, 1611 मुसलीपट्टनम का, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, वो पहले बन गया था, ठीक है? तो इनकी कंपनियों की स्थापना जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहला सूरत का, दूसरा मुसलीपट्टनम, 1608 और 1611, ठीक है? ये दो कोठियां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो टॉमस रो के प्रयास से जो है ना, ये सारा कुछ प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगर कभी मान लीजिए इससे भी जगह का नाम पूछा, मछलीपट्टनम एक बड़ा एरिया शहर है ना, अगर पूछा गया तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पोटीपल्ली, जगह का नाम है पोटीपल्ली, ठीक है?
या पुल्ली भी बोलते हैं, पल्ली पुल्ली इस तरीके का नाम है इसका। बट आप उधर याद रखिए कि सूरत और मछलीपट्टनम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ अधिकार पत्र के बारे में याद कर लेते हैं, इनको कब कब अधिकार पत्र मिला था, है ना, ध्यान रखिएगा। सुनहरा फरमान पहला, और दूसरा याद रखिएगा मैग्ना कार्टा। ये दो शब्द याद रखिएगा, सुनहरा फरमान और मैग्ना कार्टा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर देखिए अंग्रेजों को, जैसे मैंने बताया डच में अगर याद करना है तो दो चीजें याद कर लीजिए, एक पहला आने वाले व्यक्ति कार्नेलिस को नाम याद रख लीजिए और बेदरा का यूज याद कर लीजिए आपने। यहाँ पर याद करना है तो सबसे पहले जो याद करना है ना, अगर इस पूरे लिस्ट में याद करना है तो जब भी हमेशा पूछेगा तो पहला पूछेगा इसको, पहला यात्री, ठीक है, मिल्डन हॉल याद रखिएगा। दूसरा पूछेगा, इसमें ये चीजें बहुत कम पूछता है, दूसरा पूछेगा तो ये पूछेगा इसकी कंपनी के बारे में, और तीसरा पूछेगा तो यहां से पूछेगा, याद रखिएगा। और मैं तीनों के इंपॉर्टेंस में बोलूं कि सबसे ज्यादा इन तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूछने की लिस्ट में वो तीनों पूछे जा सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनहरा फरमान और मैग्ना कार्टा। आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है कि किसने सुनहरा फरमान जारी किया था ब्रिटेन के लिए, है ना, ब्रिटिश कंपनी के लिए सुनहरा फरमान किसने जारी किया था, पहला क्वेश्चन। या दूसरा पूछेगा कि भारत में किस शासक ने अधिकार पत्र दिया था ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखिए। सुनहरा फरमान क्या है, तो देखिए जैसे नहीं कभी कभी क्या होता है कि आपको स्कूटी मिल जाती है ना, या स्कूटी खरीदने की बात की जाती है और पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, वो सुनहरा फरमान टाइप का लगता है। तो वैसे ही समझिएगा कि सुनहरा फरमान जो है ना, ब्रिटेन को दिया गया एक ऐसा ट्रेड डील था जो आदिल शाह ने दिया था, गोलकुंडा के शासक ने दिया था। ठीक है, तो गोलकुंडा के शासक के संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है ना। तो ये है टाइम 1632 का, गोलकुंडा के शासक, ध्यान रखिएगा गोलकुंडा के शासक लिखिएगा, है ना। सुल्तान ने जो है 500 पेगोड़ा यानी स्वर्ण सिक्के ना, मैं बताया था पेगोड़ा अभी जस्ट मैंने आपसे बताया था, तो 500 स्वर्ण सिक्के के बदले जो है वार्षिक के बदले बंदरगाहों में एकाधिकार दे दिया। वार्षिक के बदले एकाधिकार, है ना, एकाधिकार मतलब ये कह सकते हैं कि अब बंदरगाह क्षेत्र में सिर्फ ब्रिटेन कंपनी अधिकार रखेगी, और ये गोलकुंडा के शासक ने दे दिया इसको, है ना। जो पोर्ट है, मान लीजिए पूरा व्यापार करना है, व्यापार में किसका अधिकार है, आपने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही खरीद लिया है, तो कंपनी का पावर कितना बढ़ जाएगा सोच के देखिए, इसलिए इसको सुनहरा फरमान कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे देखिए कि जिस सड़क से आप चलते फिरते हैं ना, उस सड़क को किसी ने खरीद लिया, आपके दुश्मन ने खरीद लिया, अब समझिए कि आपको चलने फिरने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा उसमें, है ना। और इसी प्रकार से हुआ था, बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया किसने, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने जैसे अधिकार कर लिया भारत के क्षेत्र के बंदरगाहों पर, तो माल लेकर आने जाने के लिए आपको बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। अब बंदरगाह पर किसी और का कंट्रोल है तो आपके माल पर भी किसका कंट्रोल होगा, दूसरे का कंट्रोल होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सुनहरा प्रमाण के तौर पर जाना जाता है ना, कि 500 पेगोड़ा सिक्कों के बदले, या देखिएगा वार्षिक रूप से ये फरमान दिया गया 1632 से कि बंदरगाह पर जितना अधिकार होगा सबका सब ब्रिटेन का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला केस। दूसरा याद रखिएगा मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो एक्चुअल में मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 का समय था, है ना, फर्रुख सियार का समय आपको याद होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ना, तभी ऐसे ऐसे मतलब शासक आए, है ना, मुगल शासक। तो एक व्यक्ति था फर्रुख सियार, फर्रुख सियार, इसने क्या किया, आपको याद होगा 3000 रुपए में मैंने बताया था बंगाल दे दिया था इसने, है ना। तो याद रखिएगा फर्रुख सियार ने 3000 वार्षिक टकोली पर क्षेत्र पर व्यापार का अधिकार दिया था। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र पर यह अधिकार दे दिया गया किसके द्वारा, फर्रुख सियार के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कंपनी जो है बंगाल के समस्त व्यापार जो है या सीमा शुल्क जो है मुक्त कर दिए। अच्छा, एक घटना मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में घटना क्यों होती है, फर्रुख सियार ने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली फर्रुख सियार को ना एक बीमारी थी, है ना, एक बीमारी थी, इसके कारण जो है ये बहुत ज्यादा मरने वाली कंडीशन में था। अब इसी समय क्या होता है, एक जो अंग्रेज था, सर्जन था, याद रखिएगा, है ना, इसका नाम था सर्जन, जिसे कहते हैं इस टाइम पर हैमिल्टन, है ना, हैमिल्टन, है ना, इसको सर्जन कहा जाता है। तो इसने क्या किया था, उसका ऑपरेशन किया था फर्रुख सियार का, है ना, उसको मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया था।
तो उस कंडीशन को देखते हुए जो है ना इसने बोला कि अंग्रेजों को जो है मैं फ्री में जो है एक तरीके से कौन कौन सी जगह पर, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल को तो दिया ही दिया, इसके अलावा जो इसने हैदराबाद के क्षेत्र को भी दे दिया और बिहार को दिया, है ना। हैदराबाद, बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जो है इसने मुफ्त व्यापार दे दिया, है ना, मुफ्त व्यापार का जो है पावर दे दिया। और इस तरीके से जो है इसे बोलते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब याद रखिएगा अधिकार पत्र होता है ना। पूछा जाता है कि ब्रिटेन को जो है किस शासक ने अधिकार पत्र दिया था व्यापार करने के लिए, तो फर्रुखशियर ने दिया था, याद रखिएगा 1717 में। और उससे पहले सुनहरा फरमान दिया था किसने, तो याद रखिएगा गोलकुंडा के शासक ने दिया था। ठीक है, तो दो बातें आपसे पूछा था, ये दोनों बातें याद रखिएगा। ब्रिटेन के लिए जो है ना ये दोनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो सारे काम, है ना, अंग्रेजों ने जो है सारे काम व्यापार करने की जगह उसके बाद प्रशासन करना चालू कर दिया। इसी के बाद जो है ना अंग्रेजों ने प्रशासन भारत में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप इसको आईएमपी रखिएगा और इसको याद रखिएगा, सुनहरा फरमान और मैग्ना कार्टा दोनों का डेट पूछा जाता है। ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा किले की स्थापना कौन कौन से की थी इन्होंने, किला या फोर्ट। तो पहला जो है मद्रास के क्षेत्र में चंद्रनगर के पास जो है ना इन लोगों ने क्या किया था, चंद्रनगर, याद देखिएगा मद्रास में एक फोर्ट बनवाया था, है ना, कौन से पट्टे पर, फ्रांसीसी पट्टे पर। मैंने बताया था चंद्रनगर के बारे में भी जस्ट आपको, है ना। तो चंद्रनगर वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों ने पहली बार किला बनाया था, क्योंकि ये कंट्रोल फ्रांसीसियों के हाथ में था, है ना। तो फ्रांसीसियों से पट्टा लिया और पट्टा बनवाकर जो है यहाँ पर किले बनवा लिए। तो इसे कहा जाता था, याद रखिएगा, इस किले का नाम जो है पूछा जाता है कई बार, है ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज, सेंट फोर्ट जॉर्ज, याद रखिएगा किले का नाम है चंद्रनगर क्षेत्र में। ठीक है, कभी कभी पूछता है कब बनवाया था, तो 1639 में। और कभी पूछेगा कि किसने बनाया था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस डे नाम है, याद रखिएगा, अंग्रेज का नाम है ना ये, फ्रांसिस डे ने बनवाया था। चंद्रनगर के क्षेत्र में पट्टा लेकर फ्रांसीसियों से इसने सेंट फॉर जॉर्ज बनवाया था, याद रखिएगा, पहला किला था इसका। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि क्या घटना घटी थी, ये वाला आपका कैथरीन वाला, बंबई कैसे मिला था। तो बंबई केस तो मैंने आपको हालांकि बता दिया है ना, कि यहां पर हुआ क्या था, पुर्तगाल कंपनी को बंबई कैसे मिला उसके बारे में है, याद रखिएगा। पुर्तगाली राजकुमारी थी, क्या नाम था इनका, कैथरीन ब्रेगेंजा, और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके मध्य विवाह होता है ना। और चूंकि बंबई इसके पास किसके पास है, अभी पुर्तगाल के पास है, तो दहेज में जो है ना ये दहेज मिल जाता है। ठीक है, और किसके पास आ गया, चार्ल्स यानी ब्रिटेन के पास आ गया। ठीक है, किसके बदले, 10 पाउंड वार्षिक ब्याज के बदले, ये कंपनी को दे दिया गया। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी ब्रिटेन के पास कैसे आया या कंपनी के पास कैसे आया, ये ध्यान रख सकते हैं आप कि बंबई कैसे पहुंचा था उसके पास। ठीक है, तो 1668 में जो है ये कंपनी के पास आया था, 1668 में कंपनी के को मिला था बंबई। ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए कि बंबई का गवर्नर कौन था उस समय, या बंबई का गवर्नर कौन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कोई चौक स्थापित हुआ तो किसके, अभी पीएससी का क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो रायपुर का स्तंभ, जो चौक है, स्तंभ, जय स्तंभ चौक जिसे कहा जाता है, उसको किसने स्थापित किया था, ये पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन था ये, है ना। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपके सामने भटक के आ सकता है कि बंबई का गवर्नर कौन था, या इस समय बंबई का गवर्नर कौन था, किसने इसको स्थापित किया था, है ना, या महानतम संस्थापक के तौर पर बंबई को किसने स्थापित किया था, बंबई को स्थापित करने वाला। क्यों, क्योंकि बंबई जो है ना ये अभी बंबई नहीं है, बंबई जो है ना ये छोटे छोटे आइलैंड है, जो ऐसे 7 आइलैंडों से बना हुआ है, याद रखिए, ऐसे ऐसे टुकड़े में, ऐसे था बंबई, है ना। तो ब्रिटेन ने क्या किया फिर,
यहाँ पर पूरा रेत गिरवाया और इसको एक शहर बनवा दिया, है ना। तो बंबई पहले छोटे छोटे आइलैंड या फिर द्वीप जैसा बटा हुआ क्षेत्र था, छोटे छोटे द्वीप, और फिर ब्रिटेन ने उस पे जो है ना पूरा का पूरा एक किया, मिट्टी गिरा गिरा के उसको बंबई बनाया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि बंबई का गवर्नर कौन है या उसके नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा गिराल्ड। बंबई का गवर्नर गिराल्ड ओगियार, गिराल्ड ओगियार। ठीक है, बंबई का गवर्नर है, याद रखिएगा। बंबई का महानतम संस्थापक कहा जाता है वास्तव में, ओगियार। ठीक है, क्लियर है। तो कंपनी के बारे में आपको इतना याद रखना है, अंग्रेजी कंपनी के बारे में इतने ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, है ना। आगे कंपनी क्या कर रही है वो आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम सभी कंपनी को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी के बारे में इतना याद रखना है आपको, क्या क्या घटनाएं हैं उनको आपको याद रखना है। एक बार देखिएगा, सबसे पहले याद रखना है कि कंपनी, है ना, का पहला यात्री कौन था, या कंपनी के अंतर्गत यात्री बोलेंगे तो हॉकिंस पहला यात्री है, लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि पहला यात्री केवल, तो याद रखिएगा, ठीक है, जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो व्यापारिक पत्र मिला वो आप याद रखेंगे, चार्ल्स द्वितीय के समय जो है जहांगीर दरबार में आया था, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है दूसरा अंग्रेज जो जहांगीर दरबार में आया था, याद रखिएगा, सर थॉमस रो, है ना। एडवर्थ भी कहते हैं इसको, सर थॉमस रो एडवर्थ, याद रखिएगा। तो सूरत का जो है पहला इसका फैक्ट्री स्थापित हुआ, फिर मुसलीपट्टनम में स्थापित हुआ। ठीक है, सुनहरा फरमान को याद रखिएगा आपको कि सुनहरा फरमान और मैग्ना कार्टा कब मिला था, तो 1632 में, और उसके बाद 1717 में। ये दोनों बातें याद रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा कि किले का स्थापना जो है, देखिए किला तो स्थापित होता है हर जगह पर, बंगाल में भी स्थापित होगा अभी, है ना, विलियम सेंट विलियम्स के नाम से जान याद रखिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है मद्रास का सबसे पहला है, ये आपको याद रखना है कि पहला किला कौन से स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था, कहां पर, चंद्रनगर में, मद्रास में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा बंबई कैसे मिला, ये तो आप याद रख सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि इसका गवर्नर कौन था, गिराल्ड ओगियार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका फ्रांसीसी कंपनी, है ना, फ्रांस वाली कंपनी। फ्रांसीसी आगमन या कंपनी, तो देखिएगा इनकी कंपनी का नाम था कंपनी देश इंडेस। ठीक है, कंपनी देश इंडेस, है ना। कंपनी का नाम याद नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए। ओरिएंटलिस, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस। ठीक है, ये सबको लेस लेस करते थे, तो याद रखिएगा कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, है ना, ये फ्रांसीसी कंपनी है। और याद रखिएगा यूरोपियन आगमन में जो है ना, कंपनी पहले से ही आपको ध्यान रखना है कि ये सरकारी कंपनी थी, है ना, जिसकी स्थापना जो है 64 में की गई थी, है ना। और सरकारी कंपनी याद रखिएगा, मतलब पूरा कंट्रोल कंपनी का सरकार का रहेगा डायरेक्टली, है ना। जैसे ब्रिटेन का ऐसा नहीं था, ब्रिटेन में क्या था, स्वायत्त कंपनी थी, ऑटोमेटिक चलती थी अपने हिसाब से, लेकिन उसके शेयर जो है सरकार के पास हो सकती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसने किया था, तो लुइस 14 ने, है ना। इस कंपनी की स्थापना लुइस 14, याद रखिएगा, लुइस 14, है ना। इसका मंत्री था कोलबर्ट। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इस कंपनी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, लुइस 14, और मंत्री का नाम था कोलबर्ट। ठीक है, और इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ब्रिटेन जहां जहां जाएगा उसका बैंड हम बजाएंगे। ठीक है, फ्रांसीसी जो है ना, मतलब फ्रांस ये चाहता था कि ब्रिटेन को चुनौतियों को, या ब्रिटेन जहां जहां जा रहा है उस जगह पर उसके लिए चुनौती बन जाए। तो इसका उद्देश्य, बस एक बात याद रखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी को चुनौती देना, है ना। भारत में जाकर जो है ब्रिटिश कंपनी जहां जहां बनेगी वहां पर हम भी अपनी फैक्ट्री लगा देंगे, ऐसा कुछ था इसके बारे में। ठीक है, तो प्रारंभिक फैक्ट्री कहाँ लगाया था इसने, बताइए जल्दी से, सूरत में। सूरत में जो है इन लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी, याद रखिएगा, है ना। हाँ, अच्छा,
ये लीजिए, ठीक है। तो 1668 में जो है इन लोगों ने सूरत पे फैक्ट्री लगा दी, याद रखिएगा। दूसरी जो है ना, इन लोगों ने मुसलीपट्टनम क्षेत्र, अभी वर्तमान में मुसलीपट्टनम जो है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में आता है। जनरली अधिकांश लोगों ने मुसलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री तो लगाया ही लगाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1669 में 1669 में जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। बाकी इसके बाद जो है पांडिचेरी में, मालाबार में, है ना, कराईकल में अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद जो है सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का गवर्नर, सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर या पहला मुख्य गवर्नर कौन था, तो नाम याद रखिएगा, डुप्ले, है ना। इंपॉर्टेंट गवर्नर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसी का जो स्थापना है या फ्रांसीसी का महत्व जो सबसे बड़ा हुआ था, किसके समय हुआ था? ऐसे समझना चाहे कि फ्रांसीसियों ने भारत पर अधिकार किसके समय में किया था, तो डुप्ले के समय में किया था, ठीक है। और यही आपको नाम याद रखना है। देखिए फ्रांसीसी में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस एक ही नाम होता है इसका, यही डुप्ले का नाम, है ना। कब नहीं पूछता कि फैक्ट्री कब स्थापित किया गया या कब क्या हुआ, ये ज्यादा मैटर नहीं करता इसके लिए, इसलिए पूछा था गवर्नर का नाम, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जब भारत में उसने कंट्रोल करना चालू कर दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इसने मद्रास पर अधिकार कब किया था? तो 1764 में जो है इसने मद्रास पर अधिकार कर लिया, है ना। 46 पर जो है मद्रास पर अधिकार कर लिया डुप्ले ने, और मद्रास पर कब्जा करने के बाद जो है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलिजली को पढ़ा है आपने? सहायक संधि का जनक, तो लॉर्ड वेलिजली ने जो है ना पहली बार सहायक संधि नहीं की थी, याद रखिएगा। सबसे पहली बार सहायक संधि की थी किसने? डुप्ले ने की था। इसे बोलते हैं जस्ट कि एक दूसरे की हेल्प करना, है ना, और एक प्रकार का ऐसा डील करना। हालांकि ये बहुत खतरनाक संधि है ना, इसको हम अब मैं जस्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सहायक संधि सीधे सा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर दो लोग आपस में जो है ना इस प्रकार की संधि करेंगे कि अगर मेरे को कोई दुश्मन मारता है तो तुम भी अपनी सैनिक भेजना मेरे लिए, है ना। इस प्रकार की सहायक संधि की जाती थी, है ना। इसकी शुरुआत जो है, आपको इंपॉर्टेंट क्यों दिखता है, ये लॉर्ड वेलेजली ने की थी अंग्रेजी टाइम पर, इसकी शुरुआत जो है डुप्ले ने पहली बार किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम 3 युद्ध पढ़ेंगे।